सूचना क्या है? तो मैं कहूंगी सूचना सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि एक संसाधित डेटा होता है, एक प्रोसेस्ड डेटा के रूप में माना जाता है। यानी अगर हम बात करें तो जो कच्चा डेटा होता है, जब हम उसे व्यवस्थित रूप दे देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन का रूप ले लेती है, सूचना बन जाती है, और उसी सूचना का प्रयोग हम आगे बढ़ने के लिए करने लग जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? बताइए, बिल्कुल क्लियर है? अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैम सूचना क्या है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको किराने की दुकान की लिस्ट दी जाए, और उस किराने की दुकान की लिस्ट से वो सिर्फ आपके सामने एक कच्चे डेटा के रूप में है, मतलब आपको नहीं पता कि ये दुकान कैसे, कहाँ है, इस पर क्या सामान मिलेगा, सिर्फ एक लिस्ट है कि ये किराने की दुकान है। लेकिन अगर उस किराने की दुकान की पूरी लिस्ट आपको ऐसी सौंप दी जाए कि इस दुकान पर ये सामान मिलेगा, इस दुकान पर ये सामान मिलेगा, तो इसका मतलब आपके उपयोग के लिए वो लिस्ट हो गई, आप उसका उपयोग करेंगे। और क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में हो गई है, क्योंकि उसे संगठित रूप दे दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दे दिया, एक प्रोसेस्ड डेटा के रूप में बना दिया, तब जब हम ये काम कर देते हैं तब वो सूचना हमारे व्यवहार में प्रयोग में लेने लायक बन जाती है। बात समझ में आ गई? यानी इंफॉर्मेशन एक ऐसा फैक्ट है जो हमारी अनिश्चितता को कम करता है। ये आपके लिए खास तौर से ध्यान रखना है। क्या है आज सूचना? सूचना तो एक ऐसा फैक्ट होता है जो हमारी अनिश्चितता को कम करता है। जब हमें कुछ नहीं पता होता तब वो अनिश्चित होते हैं। समझ पा रहे हैं? जब हमें कुछ नहीं पता, मान लीजिए मुझे आज लाइब्रेरी साइंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम अनिश्चित हैं। हमारे दिमाग में संशय है कि हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है, हमें कोई सूचना ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा कैसे? समझ रहे हैं? वहीं अगर आपको कुछ सूचनाएं दे दी जाएं, कुछ प्रकार से गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो फिर आपके लिए वो बेहतर तरीका मिल जाता है, जिससे आप उस अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? यानी इंफॉर्मेशन एक ऐसा फैक्ट होता है जो अनिश्चितता को कम करता है। जब हमें कुछ नहीं पता होता तब हम अनिश्चित होते हैं, और निश्चितता में परेशान महसूस करते हैं, अनिश्चितता में, और उस अनिश्चितता को जो चीज कम करती है वही सूचना होती है। इस बात को खास तौर से आप याद रखेंगे। बताइए, क्लियर हुआ? अब एक बात याद रखना है कि यहाँ लिखा है सूचना खोज व्यवहार के प्रमुख मॉडलों का एक विश्लेषणात्मक दौरा। इससे आप क्या समझते हैं? हमने सूचना समझ ली बहुत अच्छे से, लेकिन अब जो अनिश्चितता थी, उस अनिश्चितता को कम करने के लिए जो सूचना बनाई गई है, उसकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है ना? ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सूचना बनाई गई है अनिश्चितता को कम करने की, इसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले आपका एक मॉडल पेश होता है, और वो मॉडल आपका आता है 1981 में। ठीक है, 1981 का एक मॉडल आता है, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। ये 1981 का एक मॉडल आता है जिसका नाम है विल्सन मॉडल। विल्सन महोदय के द्वारा दिया गया मॉडल है। क्लियर है? चलिए, कोई बात नहीं, वो बातें भी जानेंगे कि विल्सन महोदय के द्वारा जो मॉडल दिया गया था, उस मॉडल में आपने क्या क्या चीजें सीखनी है। यहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। और क्या कहा गया है? एक मॉडल दिया गया विल्सन का और एलिस का, है ना? ये क्या कहते हैं कि ये जो है ना, ये प्रक्रिया के प्रेरणा थे, यानी ये प्रोसेस के प्रेरणा थे। सबसे पहले जो हमने चर्चा ही की है वो 1981 में दिया गया विल्सन मॉडल, और एक 1989 में दिया गया एलिस का मॉडल। ये दोनों मॉडल प्रोसेस के प्रेरणा के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, क्या इंडिकेट करते हैं भाई? ये प्रक्रिया बताते हैं, ये फोकस कराते हैं किस पर? उपयोगकर्ताओं को, कि उपयोगकर्ता क्या करता है। ठीक है, इस क्या पर फोकस कराता है, इस प्रक्रिया को समझाता है। खोज के चरण और क्रियाएं, इसमें क्या दिखाता है कि ये मॉडल जो कि विल्सन और एलिस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो जिसने मुख्य रूप से किस पर फोकस किया? एक प्रक्रिया पर फोकस किया, एक प्रोसेस को बताया।
लेकिन वहीं एक बात और आती है कि दूसरा कौन-सा मॉडल था? एक नाम था डार्विन का और कुइलुत्थाओ का, और ये दोनों ही नाम आपके लिए मानवीय तत्व को इंडिकेट करते हैं, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, है ना? जब ऐसा हो जाता है तो ये क्या कहता है? ये तो क्यों और कैसे पर फोकस करते हैं, यानी ये उपयोगकर्ताओं को क्यों का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ये कैसे होगा, इस काम को हमें कैसे करना है, क्यों करना है, उसे इंडिकेट करते हैं। लेकिन वहीं एक और आता है जो आधुनिक दृष्टिकोण दिखाता है। उस आधुनिक दृष्टिकोण में कौन-सा मॉडल है? एक तो फॉस्टर का मॉडल है, एक चू का मॉडल है। और ये क्या कहते हैं? ये तो भई जो डिजिटल वातावरण आ गया अपने सामने, उस डिजिटल वातावरण की तरफ ले जाते हैं हमें। एक यहाँ लेकिन चू का मॉडल है जो डिजिटल वातावरण को फोकस करता है, लेकिन यहाँ एक नाम है गैर रैखिकता को फोकस करने वाला फोस्टर का मॉडल। तो सभी पर एक-एक करके हम शुरुआत करेंगे और चर्चा करते हुए चलेंगे कि कौन-सा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपको इसे जानना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है? तो परिभाषाएँ समझते हैं सबसे पहले। यहाँ बात आ जाती है सूचना और उसकी खोज को समझने की। सूचना क्या है? तो सूचना कोई भी उत्तेजना है जो अनिश्चितता को कम करती है, ऐसा कहने वाले विद्वान थे शैनन एंड वीवर। ठीक है? मैंने अभी-अभी समझाया था कि सूचना क्या है? सूचना किसी भी उत्तेजना को या फिर किसी अनिश्चितता को कम करती है। और ऐसे कहने वाले विद्वान थे, यानी सूचना को परिभाषित कर दिया 1949 में शैनन एंड वीवर के द्वारा। बात समझ में आई? अब कह रहे हैं कि उनका मुख्य विचार क्या था? सूचना केवल डेटा नहीं होता। मैंने भी तो कहा था कि सूचना सिर्फ डेटा नहीं होता, सिर्फ एक तथ्य नहीं होता, एक फैक्ट नहीं होता, बल्कि वो तो एक संसाधित डेटा होता है, एक प्रोसेस्ड डेटा होता है, जिसका मूल्य होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसे हम प्रयोग में लेते हैं। एक व्यवस्थित रूप होता है, बस वही सूचना होती है, यानी प्राप्तकर्ता की संरचना को बदलने में जो सक्षम करा दे, बस वही तो सूचना है। समझ पा रहे हैं? और ये परिभाषा शैनन एंड वीवर के द्वारा दे दी गई थी। लेकिन वहीं दूसरी बात भी करते हैं कि सूचना खोज व्यवहार क्या है? सूचना खोज व्यवहार क्या है? इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर क्या है? यहाँ तो हमने सिर्फ चर्चा की है इंफॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ हम उस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिस टॉपिक को हमसे पूछा गया है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी सारी बातें मेरे द्वारा बताने के बाद में आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब हम चर्चा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर की तरफ, यानी सूचना खोज व्यवहार की तरफ, जिसे कैसे परिभाषित किया गया है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए जानकारी की पहचान करता है, उसे खोजता है, उसका मूल्यांकन करता है या फिर उसका उपयोग करता है। ये होता है सूचना खोज व्यवहार। सूचना को हमने सर्च किया और अपने व्यवहार में उतारा कि हमें किस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन को इस काम के लिए लागू करना है या इसमें हमें हेल्पफुल करवाना है, मदद करवानी है। तो उसके लिए हमने क्या किया? भई हमने जानकारी को पहचाना पहले, फिर हमने उसे खोजा, उसका मूल्यांकन किया और फिर उसका उपयोग किया। और उपयोग करने के उद्देश्य से ही तो हम ये काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को खोजते हैं, है ना? अब देखिए उद्देश्य की तरफ भी बढ़ते हैं और एक बार चर्चा करते हैं कि इन व्यवहारों को मॉडल क्यों करें, है ना? मानव सूचना प्रक्रियाओं को समझने, बेहतर सूचना प्रणाली डिजाइन करने और सूचना साक्षरता में सुधार करने के उद्देश्य से कुछ मॉडल पेश किए गए। और वो मॉडल सिर्फ ना हमें सूचना खोज व्यवहार नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि हमें तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझा रहे थे कि आपको काम इस लाइन में नहीं करना, इस लाइन में करना होता है। ऐसे नहीं जाना, इस लाइन में जाएंगे तो शायद आप बेहतर रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे। बस उन सभी चीज़ों को कम करने के उद्देश्य से, उन सभी फैक्ट्स को समझाने के उद्देश्य से, उनको लागू करने के उद्देश्य से कुछ मॉडल पेश किए गए, जिनमें सबसे पहले विल्सन महोदय का मॉडल आया था, जो अनिश्चितता को कम करने को इंडिकेट करता है।
ठीक है। अब ये क्या था, तो आप सभी कहेंगे मैम ये जो विल्सन महोदय का मॉडल था, इन्होंने तो पूरी जो प्रक्रिया हम अभी बता रहे थे, जो पूरी यात्रा बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन से कैसे हमें रिजल्ट तक पहुंचना है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक नक्शा तैयार किया था, ठीक है ना। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और हम चलते हैं विल्सन महोदय के मॉडल की तरफ। ये क्या इंडिकेट करता है, इससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, 1981 में दिया गया ये मॉडल था, आपके सामने लिखा है कि विल्सन का 1981 का मॉडल सूचना व्यवहार की नींव रखता है, यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है, एक नक्शा तैयार करता है, किसके लिए, सूचना व्यवहार के लिए, इंफॉर्मेशन बिहेवियर के लिए। और आपको पता है विल्सन महोदय और एलिस महोदय सिर्फ प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि सूचना खोज एक बड़ी सूचना व्यवहार प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा होता है जो उपयोगकर्ताओं के संदर्भ से प्रभावित होता है ना। ऐसा इन्होंने बोला था विल्सन महोदय ने। तो एक नंबर पॉइंट आपने याद रखना है कि 1981 का विल्सन मॉडल था, जिन्होंने इंफॉर्मेशन व्यवहार की, इंफॉर्मेशन बिहेवियर की नींव रखी थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आज के समय में भी सबसे ज्यादा रिलेवेंट माना गया है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक उसे माना गया है, क्योंकि ये एक मॉडल नहीं था, बल्कि ये तो एक बुनियादी ढांचा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। अब बात करते हैं भाई इसकी जरूरत कहाँ से होती है। तो इसके हम कहते हैं इसकी शुरुआत जो है वो सिर्फ एक नीड से हो जाती है, एक जरूरत से शुरू होती है। देखिए, सूचना उपयोगकर्ता यानी इंफॉर्मेशन यूजर से शुरू होता है, जिसकी एक आवश्यकता होती है। ये मॉडल स्टार्ट ही कहाँ से होता है, स्टार्ट ही अपने एक उपयोगकर्ता से होता है, और एक ऐसा उपयोगकर्ता जिसे सूचना चाहिए। अब इस सूचना चाहिए तो यहाँ ये लग गया कि क्या चाहिए भाई, उसे एक आवश्यकता है, एक नीड है, और इस नीड से ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कहता है कि भाई इससे उपयोगकर्ता को किसी सूचना को जानना है। अब वो सूचना किसी भी जगह हो सकती है, यानी जरूरत आपको कभी भी किसी भी समय पड़ सकती है। कैसी जरूरत? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रात का समय है, बच्चे को बुखार आ रहा है। अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, ना आप कोई मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो अब आपको सबसे पहले आवश्यकता है, नीड है किसकी, ये जानने की कि अब इस वक्त इस बच्चे को बुखार है, तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएं। और मेडिसिन देने के बाद में, या फिर कोई अपने पास में हॉस्पिटल है जहां ले जाया जा सके, या कोई डॉक्टर है जिससे दिखाया जा सके। बिल्कुल, ये उनकी जरूरत हुई। समझ पा रहे हैं? तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार उस व्यक्ति को यही जरूरत सूचना के खोज व्यवहार की तरफ प्रेरित करती है, ठीक है। जो सिर्फ व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कराती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि उपयोगकर्ता सूचना खोज व्यवहार को सक्रिय करता है, यानी ये जो आवश्यकता है ये सक्रिय करता है, एक्टिव करता है किसको, सूचना खोज व्यवहार को। हमारा जो व्यवहार है इंफॉर्मेशन सर्च करने वाला, वो कब एक्टिव होगा, जब उसे आवश्यकता होगी, तभी तो एक्टिव होगा। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता सूचना प्रणालियों या फिर अन्य स्रोतों पर मांग करता है। हमने क्या कहा, मैंने अभी एग्जाम्पल ही दिया था, भाई वो मांग करेगा कि किसी डॉक्टर की सलाह दी जाए, हमें किसी हॉस्पिटल का गाइडेंस दिया जाए, या फिर किसी मेडिसिन की तरफ हमें सजेशन मिले कि भाई आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। बस यही काम तो करवाया जा रहा है कि ये जो सूचना प्रणालियां हैं या फिर कोई अन्य सोर्सेज हैं, उन सोर्सों की मांग करेगा, डिमांड करेगा कौन, उपयोगकर्ता, जिसे जरूरत है, जिसे आवश्यकता है किसकी, इंफॉर्मेशन की, किसी सूचना की, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि परिणाम या सफलता या फिर विफलता होता है, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा। हमने कहा है कि ठीक है भाई, आवश्यकता उसे पड़ी, उस आवश्यकता से उसने एक्टिव होकर काम किया, किसके लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और इंफॉर्मेशन मिली हमें कुछ सोर्सेस के जरिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जरिए,
ठीक है। अब क्या हुआ, जो रिजल्ट है अपना, जिस रिजल्ट की तरफ जो हम चाह रहे हैं, वो या तो अपना सक्सेस होगा या अपना फेल हो जाएगा, मतलब या तो हम सफलता की तरफ मुड़ेंगे या विफलता की तरफ। ठीक है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये क्या कहता है, जो सूचना उपयोग और अंततः संतुष्टि की ओर ले जाती है। भाई ये जब व्यक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित करता है, तो कुछ ऐसे मॉडल पेश किए गए जिनसे ना केवल हमारी जरूरत सुनी जाएगी, बल्कि उनको सक्सेस कराने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, फिर हम चल रहे हैं, उसे आवश्यकता थी, उसने उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च बिहेवियर अपनाया, उसका सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ, और उसने एक्टिव मोड में ये इंफॉर्मेशन मांगने की डिमांड की। ठीक है भाई, इसमें क्या हुआ, फिर सूचना प्रणालियों पर मांग की या फिर कुछ अन्य सोर्सेज मांगे जिनके तहत उसे वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब परिणाम क्या हुआ, या तो भाई सफलता मिल सकती है या विफलता मिल सकती है, ये भी बात ठीक है। यहाँ फिर हमने सफलता मिल गई मान लीजिए, तो फिर ये इंफॉर्मेशन अपनी ट्रांसफर होने लगेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना हस्तांतरण, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। मान लीजिए अगर आप इस स्टेप पर पहुंच गए, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, किसी सूचना को आपने जिसको चाहा वो आपको मिल गई, और जब सूचना मिल जाती है तो फिर हम उसे और जगह ट्रांसफर करने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है ना, जो जरूरत आज आपको हुई वो कल किसी और को नहीं पड़े, किसी और को भी पड़ सकती है, और हो सकता है वो सिर्फ आपसे ही पूछ ले, और जब आपसे पूछेंगे तो फिर आप उन्हें ये चीजें देंगे ना, इस इंफॉर्मेशन को जिसे आज आपने अपनाया है उसे आप कहीं और भी ट्रांसफर करेंगे। बात बिल्कुल सही है। अब इस सूचना का उपयोग होने लगता है और इस सूचना उपयोगकर्ता तक पहुंचती है। क्लियर हुई? यानी इस डायग्राम से हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि ये जो विल्सन महोदय थे, इन्होंने 1981 में 3 मुख्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया था, और 3 मुख्य चीज कौन सी थी? पहली थी जानकारी खोजने वाले व्यक्ति का संदर्भ, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जानकारी जो चाह रहा है, जो सर्च कर रहा है, उस व्यक्ति का संदर्भ क्या है, उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी उसकी आवश्यकता पर हमने ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाले कुछ प्रणालियां, कुछ सिस्टम्स की तरफ हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जो यहाँ सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट हमने कहा कि कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी हो सकते हैं जिसके तहत उसकी आवश्यकता को, उसके कॉन्टेक्स्ट को पूरा किया जाए, यानी मुख्य रूप से इन 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये विल्सन महोदय का मॉडल पेश किया गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम और एक बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि मैम सूचना को सिर्फ अकेले तो नहीं खोजा जा सकता है ना, ये सूचना तो आदान प्रदान की जाती है, ये तो आदान प्रदान में शामिल होती है ना। और इसी तार्किक ढांचे में एक और मॉडल विकसित होता है, और उस मॉडल का नाम कौन सा है? उस मॉडल का नाम होता है क्रिकेलस। ठीक है, और क्रिकेलस का मॉडल क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने उसे साझा करने की जरूरत नहीं की, लेकिन क्रिकेलस के मॉडल को हम एक बार के लिए अपने मुंह से बता पाएंगे कि क्रिकेलस का मॉडल कब पेश किया था। तो आप सभी स्टूडेंट कहेंगे, एक बार ध्यान देना, क्रिकेलस का मॉडल। ठीक है, क्रिकेलस का जो मॉडल था वो वर्ष 1983 में पेश किया गया था। 1981 में तो ये मॉडल प्रस्तुत हुआ, और 1983 में क्रिकेलस का मॉडल आया था। इसने क्या कहा था? ये मॉडल कहता है कि सूचना किसी बाहरी घटना से प्राप्त होती है। समझ गए? सूचना किसी बाहरी घटना से प्राप्त होती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप कार से कहीं जा रहे हैं और कार खराब हो जाती है, सबसे पहले आपको जरूरत किसकी होगी? भाई कैसे भी करके आपको ये सूचना मिले कि गाड़ी सर्विस होगी कहाँ, गाड़ी ठीक होगी कहाँ, ये जरूरत होगी। अब उस जरूरत को आप सहेजेंगे, यानी मैं इस जगह पर गया, इस जगह पर मेरी ये कार खराब हुई, मुझे जब जरूरत हुई तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और इस इन्फॉर्मेशन को अब मुझे सहेजना है, और इसी ज़रूरत को मुझे और भी आगे बढ़ाना है, और मेरी इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कहीं और भी ट्रांसफ़र करना है। ठीक है,
बात समझ में आई? तो ये क्रिक-एलस्की द्वारा सिर्फ इतना ही कहा गया था। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि क्रिक-एलस का मॉडल कब आया, 1983 में आया, किस लिए दिया गया, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के लिए दिया गया और ये क्या इंडिकेट करता है, ये तो बाहरी घटना पर ध्यान केंद्रित करता है कि सूचना किसी बाहरी घटना से प्राप्त होती है। यानी अब हमें बाहर निकलेंगे, बाहर हमारे साथ में कोई घटना घटित होती है, उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो कुछ सीखा, उससे हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, बस वही सूचना होती है। ठीक है? ये बात इन्होंने बोली है। लेकिन यहीं ये मॉडल खत्म नहीं हो जाते, मॉडल तो और आगे भी चलेंगे। अब क्या कहते हैं, लेकिन जब भी हम सूचना खोजते हैं, मैं अगर मेरी बात करूं कि जब भी मैं सूचना खोजती हूं तो कोई, मान लीजिए कोई मुश्किल विषय पर मैंने सूचना खोजी, है ना? तो ये प्रक्रियाएं जो हमने देखी हैं, इन प्रक्रियाओं से तो हमें कोई स्पेशल या फिर कोई मुश्किल सब्जेक्ट पर समाधान नहीं मिल सकता। ये प्रक्रियाएं तो मुझे बहुत उलझी हुई नजर आ रही हैं, है ना? तो फिर कौन सा मॉडल है जो हमारे, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन चाही है या फिर कुछ डिमांड की है, तो मुझे उस इन्फॉर्मेशन को लेने में ज़रूरी नहीं है मैं डायरेक्ट जाऊँ और उस इन्फॉर्मेशन को पा लूँ, है ना? ये प्रक्रियाएं, जैसे इन्होंने बोला कि भाई आवश्यकता हुई और उन्होंने इस सिस्टम्स को दिया, सिस्टम नहीं तो कुछ अन्य सोर्सेज दिए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इनके जरिए हमें कुछ मिल जाए। यहाँ तो हमने हेजिटेशन भी हो सकता है ना, इनको प्राप्त करने में, इनको ढूंढने में हम हेजिटेट भी हो सकते हैं, घबरा भी सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा मॉडल है जो फिर हमारे भावनात्मक पहलुओं पर बात कर सकता है, यानी अपने बिहेवियरल इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझ सकता है? अगर ऐसा कोई मॉडल है तो आप बताएं। यही पूछेंगे ना? बिल्कुल। अब मैं आप सभी के सामने यही बात करती हूँ कि यहीं से अपने ये इंफॉर्मेशन बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? यानी बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कब जाना? वो हमने जाना था जब हमारे सामने कुइलोथाउ का मॉडल आया था, और कुइलोथाउ का मॉडल तो 1991 में पेश किया गया था, है ना? 1991 में कुइलोथाउ का मॉडल पेश किया गया, और ये मॉडल किस किस बात पर जोर देता था? ये भावनात्मक यात्रा को दिखाता था। चर्चा करेंगे इसी बात पर कि ये जो कुइलोथाउ का मॉडल था, इसके अनुसार जानकारी खोजना एक इमोशनल रोल कोस्टर होता है ना? कि हमने कहा है कि सूचना खोजनी है, ठीक है, सूचना खोजनी है, लेकिन सूचना कैसे खोजनी है? एक इमोशनल रोलो कोस्टर के रूप में खोजनी है। ठीक है? इमोशनल रोलो कोस्टर के रूप में खोजनी है। और जब ऐसी बात इन्होंने कर दी थी, तो बात आ जाती है जब भावनात्मक एस्पेक्ट्स को, यानी इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, तो फिर अब इन्होंने 6 चरण की बात कर दी। यानी 6 चरण इनके द्वारा बताए गए कि इमोशंस से ये 6 स्टेप जुड़े हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो आप कहेंगे मैम स्टार्टिंग तो शुरुआत से होगी। इनके ये 6 चरण आपको खास तौर से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन आपको बहुत बार मिले हैं। और फिर आपने यही बोला है कि मैम ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? आपने ईयर बता दिया, वो तो हम याद कर सकते हैं, चाहे रट के करें। यहाँ चर्चा करेंगे इनिशिएशन यानी शुरुआत। इन्होंने फर्स्ट नंबर स्टेप बताया था, और फर्स्ट नंबर स्टेप में इन्होंने क्या बोला कि यहाँ एहसास होता है। यहाँ एहसास होता है, किसका एहसास होता है? ये भी तो बात आती है ना, किसका? यानी यहाँ बोलते हैं कि हमें कुछ अनिश्चितता महसूस हो रही है, कुछ कमी महसूस हो रही है। किसकी कमी महसूस हो रही है? तो हम कहेंगे ज्ञान की कमी हो रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है? तो यहाँ हमने इस कुइलोथाउ के मॉडल में एक बात जरूर जानी थी कि फर्स्ट नंबर स्टेप जो कि इनिशिएशन को इंडिकेट करता था, वो ये कहता था कि यहाँ हमें अनिश्चितता है, आशंका है। किस बात की आशंका है? यानी ज्ञान हमारे पास अनिश्चित है, कम है, हमारे पास ज्यादा नहीं है। ये भी बात ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला? अब भाई इस अनिश्चितता को कम करने के उद्देश्य से एक दूसरे नंबर का स्टेप दिया, जो हमें पहुंचाता है सिलेक्शन की तरफ, यानी चयन की तरफ। हमें उन चीजों की दिशा इंडिकेट करनी है, निर्धारित करनी है कि हम किस स्टेप पर पहुंचकर कौन सा काम सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है?
किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हम जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है। हमने जब जान ही ली कि चयन करने का यानी सिलेक्शन करने की प्रोसेस सेकंड नंबर की है, तो फिर थर्ड नंबर स्टेप आता है हमारा किसकी तरफ? एक्सप्लोरेशन की तरफ, अन्वेषण की तरफ। तो आप कहेंगे मैम ये अन्वेषण क्या होता है, ये हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हमने बोला है कि जब आप सोर्सेज ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन के, तो आपको हर तरफ से विरोधाभासी जानकारी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो आप समझ पाएंगे। मैं आज ही के इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे सोर्सेज पढ़ रखे हैं। अब किसी सोर्स में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, या फिर किसी में कुछ लिखा है। अब वहां क्या हो रहा है? वहां कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है, हमें संदेह हो रहा है उस जानकारी पर, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, शंका है इस बात पर कि ये सही है या गलत है ना। और जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है तो उसे हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, अन्वेषण बोलते हैं, जहां भावना हमारी भ्रम या संदेह की हो जाती है। अब इसे हमें, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है, यानी इस संदेह को खत्म करना है, तो हम 4 नंबर स्टेप पर चलेंगे। और 4 नंबर स्टेप आता है फॉर्मुलेशन, सूत्रीकरण, स्पष्टता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये कैसे होता है बताइए? यहाँ बात कर रहे थे एक्सप्लोरेशन की, एक्सप्लोरेशन के बाद में जो स्टेप नंबर आता है वो अपना फॉर्मुलेशन का आ जाता है। और इस फॉर्मुलेशन में हमें उन सोर्सेस को चुनना है, यानी हमें उसे प्रायोरिटी देनी है जो ऑथेंटिक हो, या फिर जिसमें हमें ये कंफ्यूजन दूर कर सके। यानी फॉर्मुलेशन कब किया जाता है? हमें तो उन सोर्सेस को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, टुकड़ों को जोड़ना है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, है ना। और उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्ट की गई जानकारी हम इसी स्टेप में करते हैं, फॉर्मुलेशन मेथड में। क्लियर हुआ? अब इस फॉर्मुलेशन के बाद में 5 नंबर जो स्टेप है वो हमें ले जाता है कलेक्शन की तरफ, यानी संग्रह की तरफ। अब हम रुचि के अनुसार, जिसमें हमें रुचि होगी, है ना। जब एक बात और बताऊं मैं यहाँ से, आप जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जब हमें किसी बात पर आत्मविश्वास होने लगता है ना कि हाँ रियलिटी में ये बुक बिल्कुल सही सोर्स हमें देती है, ठीक है ना। यहाँ हमने बोला है कि भाई ये सोर्स अगर हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, तो हमें इस बात पर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास में जो जानकारी हमने कलेक्ट की है वो बिल्कुल सटीक है ना। अब यहाँ से जो प्रासंगिक जानकारी है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, वो हम अपनी रुचि के अनुसार ढूंढेंगे। ठीक है, ये होता है अपना संग्रह करना या कलेक्शन करना। यानी हमें जानकारी इकट्ठी तो करनी है, लेकिन हमारी रुचि उसमें बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, अब हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस स्टेप पर अपनाएंगे। और लास्ट में एक प्रेजेंटेशन का स्टेप होता है, जब किसी जानकारी के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और उस इंफॉर्मेशन के जब हम कुछ 5 स्टेप तक पहुंच जाते हैं, और उससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उसे हम पूरी तरह समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर हम लास्ट पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ पहुंचते हैं। और वो प्रेजेंटेशन अपनी बात को संतुष्टि से रखने के लिए करवाया जाता है। जैसे मैंने सब कुछ किसी टॉपिक के बारे में सीख लिया, आज मैं अगर मैं आपसे रियलिटी एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैं आपके सामने इस इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर को समझा रही हूं, तो मैं इस बात पर सेल्फ कॉन्फिडेंट होके समझा रही हूं कि मेरे द्वारा ली गई पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पूरी तरह ये कॉन्फिडेंस देती है कि मैं इस बात को समझा रही हूं आपके लिए, तो इसके लिए मैंने पहले बहुत सारे स्टेप फॉलो किए होंगे, है ना। यानी मैंने भी इस सूचना को, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के मॉडल्स को जानने के लिए कुछ इन स्टेप्स से गुजरना पड़ा था, और यही स्टेप्स जब मैंने फॉलो कर लिए थे, तो ये प्रेजेंटेशन का ये जो पॉइंट है वो आज मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन के स्टेप को आप समझ पा रहे होंगे आज की इस क्लास से। बताइए प्रस्तुति कैसी हुई? ठीक है, यानी मैं दूसरों को समझाने के योग्य हो चुकी हूँ, अब मैं उसे समझा सकती हूँ।
ठीक है भाई, कोइलोथाउ के द्वारा ये मॉडल भी पेश कर दिया। अब बात करते हैं अगले कौन से मॉडल की तरफ। भाई अगला मॉडल भी कोई है? बिल्कुल है, क्योंकि कोइलोथाउ के अनुसार जितनी जानकारी दी गई थी वो तो सिर्फ खोजने पर थी, यानी खोजना है, सिर्फ जवाब ढूंढना है ना। लेकिन वहीं हमने क्या बोला था कि वो भावनात्मक पर रिलेटेड है। जितने हमने जवाब मांगे हैं वो जवाब हमारे भावनात्मकता के सफर को तय करता है, यानी क्लैरिटी दिखाता है। जो अनिश्चितता हो रही थी उस अनिश्चितता को स्पष्टता की तरफ ले गया है, क्लैरिटी की तरफ हमें ले जाता है। ये एक भावनात्मक मॉडल हमारे सामने आया, और जिस मॉडल को हमने 6 स्टेप में समझा है। कब दिया गया? तो आप 1991 की चर्चा करते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे इतना जवाब देना, जल्दी से जवाब दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, बात क्लियर हो गई है इतने टॉपिक की तरफ। भाई कोइलोथाउ का मॉडल जो हमने 1991 में पढ़ा है, यहाँ जानना है ना? बिल्कुल, चलिए, कैरोल कोइलोथाउ लिख दिया अलका मिश्रा ने, बहुत बढ़िया। 1991 में ये नाम दिया गया, ये मॉडल पेश किया गया कैरोल कोइलोथाउ के द्वारा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इस इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर की बात यही खत्म नहीं होती। अब हमारे दिमाग में एक और संशय आता है, क्या मैम, क्या कोई ऐसा मॉडल है जो ये जितनी प्रोसेस करवाई जा रही हैं उन पूरी प्रोसेस की कोई लिस्ट देता हो, कोई सूची देता हो? तो फिर आप कहेंगे बिल्कुल मैम है तो सही, या फिर मैं कह दूं कि भाई है एक ऐसा मॉडल जो इन पूरी प्रोसेस को कराने के लिए एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक सूची देता है, जिसे हम एलिस मॉडल के नाम से जानते हैं, है ना। और वही एलिस मॉडल जिस पर ये कंफ्यूजन बना था, और उसी कंफ्यूजन की वजह से अच्छा, ठीक है, एक बार के लिए हम इसे भी देखते हैं। भाई यहाँ ये गहरा अवलोकन किया गया है, स्लाइड पर भी आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये कोइलोथाउ का ही मॉडल था, चर्चा करेंगे एलिस मॉडल की थोड़ी देर बाद। यहाँ आपको स्टेप दिए हैं पूरे 6 स्टेप। इन 6 स्टेप से आप और अच्छे से गहरी समझ अपनी विकसित कर सकते हैं। कैसे? यहाँ भावनाएं दी हैं, भाई भावनाओं में आप कौन कौन सी देख सकते हैं? एक तो अनिश्चितता पहली नंबर हो सकती है अपनी, पहली नंबर तो अपनी अनिश्चितता हुई, है ना, बिल्कुल अनसर्टेनिटी हुई है। फिर हमने आशावादी, यानी जो चैन है उसे हमने कुछ आशाएं अपने मन में ली और हमें उस लाइन में चलना शुरू किया। और जब चलना शुरू किया तो यहाँ हमारे पास में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी थी, डाउट हमें नजर आने लगे थे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब सही कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में फॉर्मुलेशन जो स्टेप नंबर आया था, 4 नंबर स्टेप, उस फॉर्मुलेशन पर हमें स्पष्टता नजर आई। हमने कुछ ऐसे सोर्सेस को ढूंढा जिनसे हमें ये क्लियर हुआ, ये क्लैरिटी इंडिकेट हुई कि भाई यही इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है, ठीक है। जब यहाँ पर स्पष्टता नजर आई तो इस क्लैरिटी को इंडिकेट करने के, जब मैं कह दूं कि भाई 1989 का ही है एलिस मॉडल, और मैं इस बात पर क्लियर हूं, मैं आपके लिए ये सोर्स दे सकती हूँ, तो मैं जब क्लैरिटी आपको दे रही हूं तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना। पांडे आसमी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये 1989 होगा या 1984 होगा, मैंने बोला है मैं एकदम क्लियर हूं इस बात से कि 1989 होगा, 1989 होगा। तो फिर आप भी तो कॉन्फिडेंट होंगे ना उस बात पर, बिल्कुल। उस बात पर आप कॉन्फिडेंट हुए, आपका आत्मविश्वास बढ़ा। अब आपने आत्मविश्वास बढ़ाया तो आपके आसपास में जितने लोगों ने आपसे उस मॉडल के बारे में पूछा, उस इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा, तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में ये आंसर दिया, सेटिस्फेक्शन के साथ में, संतुष्टि के साथ में उसके साथ आपने साझा किया कि नहीं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तो यही तो स्टेप है जो हमें ये इंडिकेशन देते हैं। समझ पाए हैं बात? ठीक है। अब यहाँ दिया है विचार, यानी थॉट्स दिए हैं। अब थॉट्स, यहाँ जब अनिश्चितता थी तो स्पष्ट थॉट्स थे, बिल्कुल सही बात है। जब आशा कर रहे हैं तो कुछ सामान्य तरीके से हम देख सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं भाई कंफ्यूजन है, यानी डाउट है। अब हमें यहाँ पर विचार कैसा आएगा? फोकस करने का, केंद्रित होना है किस पर? किसी स्पेसिफिक क्लैरिटी नजर करने वाली किसी बात पर,
जो हमें स्पेसिफिक दिखाता है, विशिष्टता दिखाता है। ये अपने थॉट्स की चर्चा की गई है, किसके अनुसार? कैरोल कुलुथाउ के अनुसार। ठीक है, यहाँ जब हमने इस विशिष्टता देखी तो यहाँ इंक्रीज इंटरेस्ट, यानी अपना इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है तो फिर हम उस समापन की ओर चल देते हैं। यानी आपका अगर लाइब्रेरी साइंस में मैंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो आपका लास्ट क्या होगा? सिलेक्शन की तरफ मुड़ेंगे। बिल्कुल, जब इंटरेस्ट आने लगता है तो वो काम पूरा करने की तरफ हम मुड़ जाते हैं और वो काम बिल्कुल अच्छे से होने लगता है। ये बात भी सही है। अब यहाँ कह रहे हैं एक्शन, यानी कार्य की तरफ मुड़ रहे हैं। अब कार्य कौन से होंगे? जब हमने बोला भावनाएं यानी फीलिंग्स तो हमारी इस तरीके से आ सकती हैं, और यहाँ हम थॉट्स इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अपनी कुछ कार्य करने हैं ना, हमारी तरफ से भी हमें अंदर से एक्टिव मोड में रहना है, और एक्टिव मोड में रहते हुए क्या एक्शन लेने हैं? एक्शन लेने हैं, प्रासंगिक जानकारी खोजनी है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। ये बात बिल्कुल सही है। सीकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी प्रासंगिक जानकारी खोजना। यहाँ भी हम प्रासंगिक जानकारी खोजेंगे। किसकी बात की है? स्टेप नंबर 2 की बात की है। जब हम चयन कर रहे हैं तो इसी इंफॉर्मेशन को खोजने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक कह रहे हैं उपयुक्त जानकारी खोजना, यानी सीकिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। हमें बिल्कुल उपयुक्त सोर्स ढूंढने हैं, ऑथेंटिक सोर्स की तरफ मुड़ना है। यहाँ भी हम उपयुक्त जानकारी को खोजेंगे, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन की बात की है। जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हम उन्हीं उपयुक्त स्रोतों को ढूंढेंगे। ये भी ठीक है। यहाँ भी उपयुक्त जानकारी खोजेंगे, और लास्ट नंबर स्टेप जो कंप्लीशन की तरफ हमें नजर आता है, वो भी हमें उपयुक्त सोर्सेस की तरफ ले जाता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। एलिस मॉडल क्या बताता है? एलिस मॉडल, आपने यही तो पूछा था ना कि मैम इन प्रोसेस की लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है? कोई है ऐसा मॉडल? बिल्कुल है। 1989 का एक मॉडल पेश किया गया, जो कौन सा मॉडल था? एलिस मॉडल था, जिसमें कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 1989 में पेश किया गया था एलिस के द्वारा। और एलिस मॉडल था एक खोजकर्ता की गतिविधियों का मानचित्रण करता है। ये समझ गए? उन क्रियाओं की, उन प्रोसेस की, उन एक्टिविटीज की सूची प्रोवाइड कराता है। एक टूल किट के रूप में हम इसे जान सकते हैं। अगर आप बात करते हैं तो ये एक टूल किट है। भाई हमें एक किट प्रोवाइड करती है किसकी तरफ? उन एक्टिविटीज को कंप्लीट कराने की तरफ। ऐसा कौन सा मॉडल था? ऐसा तो एलिस के द्वारा दिया गया मॉडल था, जिसे कब पेश किया गया? 1989 में पेश किया गया था। बात समझ में आई है? बिल्कुल। अब हमें ये बात याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज की सूची दी जाती है। तो आप कहेंगे मैम पहले तो शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है। यानी हम जब स्टार्ट करते हैं, इसके लिए भी आपको पता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 स्टेप्स दिए हैं। एलिस के मॉडल में भी कैरोल कुलुथाउ के तरह से ही यहाँ पर 6 स्टेप पेश किए गए थे, और उन 6 स्टेप में यहाँ पर अलग थे बिल्कुल, जैसे कुलुथाउ ने दिए उनसे जस्ट अलग थे। यहाँ पेश किए गए स्टार्टिंग थी, शुरू करना, किसी काम को, किसी इंफॉर्मेशन को हमें शुरू करना है। अब कैसे होगा? अब देखिए, खोज शुरू करने के लिए हम नियोजित साधन ढूंढेंगे। यानी मैंने कहा कोई मेरा सहकर्मी है ना, उसके साथ में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा काम, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप मुझे बता सकते हैं? मैं कुछ भी पूछ सकूं। अगर आप ही बोलेंगे कि मुझे गाइडेंस दीजिए कि भाई मैं कोर्स लूं तो किसका लूं, या फिर कोई बुक लूं तो कौन सी बुक पढूं लाइब्रेरियन में, आप यही पूछेंगे। जरूरी नहीं है वो आप किसी टीचर से पूछें, आप किसी सहकर्मी से भी पूछ सकते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है। अब आपने जब क्लासमेट से पूछ लिया, क्लासमेट ने नहीं बताया, गूगल सर्च कर लिया, गूगल सर्च के द्वारा भी आपको नहीं मिला, अगर मिल भी गया तो फिर आप इस स्टेप पर बढ़ेंगे, जो कि 2 नंबर स्टेप है, श्रृंखलाबद्ध करना, चेनिंग बनाना। यहाँ हम चेन की तरफ बढ़ जाते हैं कि अब हमें चेनिंग बनानी है। किसकी तरफ बनानी है? भाई जितने उद्धरण हैं या जितने हमारे संदर्भ हैं, उनका पालन करना है। जो बताया गया कॉन्सेप्ट है, उनकी एक चेन बनानी है, चेन बना के काम करना है। जब हमने चेन बना ली
तब हमें फिर ब्राउजिंग करना है, यानी जो संभावित रुचि से रिलेटेड जो हमारे क्षेत्र हैं या जो हमारे फैक्ट हैं, उनको हमें ढूंढना होता है, यानी सर्च प्रोसेस करनी होती है, ब्राउजिंग करनी होती है। ठीक है, जो इंडिकेटेड सर्च रिसर्च हमें दिया गया है उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं, संभावित रुचि के क्षेत्र में अर्ध निर्देशित खोज करते हैं यहाँ ब्राउजिंग स्टेप में। ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हम बढ़ जाते हैं अंतर करना। जब बहुत सारे सोर्सेज हमें मिल गए, यानी ब्राउजिंग प्रोसेस हमने जब की, तो उसके जरिए तो हमें जरूरी नहीं है ना कि एक ही सोर्स मिले, उसके जरिए बहुत सारे मिल सकते हैं। और जब हमारे सामने ऐसे मिल जाते हैं तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि भाई हम डिफ्रेंशिएट तो करें कि भरोसेमंद सोर्स कौन सा है ना? आप भी तो यही बोलेंगे इस बात को लेकर कि मैंने पढ़ाई तो बहुत जगह से की है, क्योंकि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी बहुत थी, एक संतोष मैडम भी पढ़ा रही थी और एक बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे थे, लेकिन भरोसेमंद टीचर कौन है या फिर भरोसेमंद सोर्स कौन है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, आप इसे अदरवाइज मत लेना। ठीक है, तो फिर आप वहां पर भरोसेमंद सोर्स को ढूंढना शुरू कर देंगे, यानी स्रोतों के बीच में अंतर करना है, उनका उपयोग करके क्वालिटी को फिल्टर करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपने डिफरेंशिएट किया किन में? सोर्सेज में। बहुत सारे सोर्स आपने ब्राउजिंग प्रोसेस के जरिए इकट्ठे किए, तो उस ब्राउजिंग प्रोसेस के जरिए इकट्ठे किए गए सोर्सों को आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके आपको नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचना है कि हमें क्वालिटी वाले सोर्सेस को फिल्टर करना है। ठीक है, अब हमें मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग करनी है यानी निगरानी करनी है, एक क्षेत्र में विकास के बारे में जागरूकता बनाए रखना है। बात समझ में आई? उसके बाद चलेंगे तो आप एक्सट्रैक्टिंग की तरफ चलेंगे, यानी फिल्टर किए गए सभी सोर्सेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, एक स्रोत में प्रासंगिक सामग्री की पहचान की। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये पूरे स्टेप बताए, और ये जो मॉडल था वो किसका था? एलिस मॉडल था। इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एक बात याद रखना। ठीक है, यहाँ इन्होंने बोला था है कि स्टार्टिंग करनी है, हमें शुरू करना है, और शुरू जब किया जाए तो हमें एक चेन बनानी है। चेन हमने मान लीजिए इस प्रकार से बना ली, या फिर चेन बना के हम ब्राउजिंग प्रोसेस करेंगे, ब्राउजिंग करके उस सोर्स पर निगरानी रखेंगे, निगरानी रख के उनमें अंतर करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेप को इंडिकेट करता है, श्रृंखलाबद्ध और ब्राउजिंग। उसके बाद में हमने डिफरेंशिएट करना सीखा, डिफरेंशिएट करके हमने एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस की, एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस करके फिर हमने क्या किया भाई? फिर हमने वेरिफिकेशन किया, सत्यापन किया, और सत्यापन के बाद में अपना लास्ट नंबर स्टेप एंडिंग की तरफ आता है, और एंडिंग अपना क्योंकि लास्ट स्टेप हो जाता है जहां सूचना बिल्कुल हमें एक पॉजिटिव तरीके से मिल जाती है, तो ये एंडिंग स्टेप है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलिस मॉडल के द्वारा दिए गए कुछ स्टेप्स जिसमें आपको ध्यान रखते हुए चलना है, 6 तरीके से इन्होंने पूरा ये पेश किया था, और इनमें आपको ध्यान रखना एक टूल किट के रूप में इन्होंने काम किया था, किसमें? क्रियाओं की एक लिस्ट के रूप में प्रोसेस की लिस्ट दी थी, और इन्होंने सबसे पहले चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरिफिकेशन या फिर एंडिंग तरीके से इन्होंने ये पेश किया। ठीक है, अब बात यही खत्म नहीं होती, अब फिर से कुछ और मिल जाता है, और एक और स्टेप पर हमें लेके जाता है, और वो स्टेप नंबर कौन सा होता है? आप कहेंगे कि मैम इतने सारे मॉडल आ गए, लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल है जो उलझे हुए तरीकों को सीधे तरीके से हमें करवाने में सफलता दिलाए? यानी यहाँ तो हमें इतने स्टेप घुमा फिरा के चलना पड़ रहा है, या कुलोथाओ के मॉडल में भी थोड़ा उलझा हुआ हमने कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल है जो सिर्फ आपको सरल तरीके से या सीधे तरीके से ले जाता हो और सूचना प्राप्त करा देता हो? तो ऐसा भी मॉडल पेश किया गया, और उस मॉडल का क्या नाम था? आप सभी कहेंगे उस मॉडल का नाम था फॉस्टर का गैर रेखीय मॉडल। 2004 में दिया जाने वाला फॉस्टर का गैर रेखीय मॉडल जो क्या इंडिकेट करता है, बस उसी की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे। ठीक है,
फोस्टर का गैर रेखीय मॉडल कब आया था? आप कहेंगे मैम ये 2004 में आया था। वर्ष याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से ऐसे ही मिलेगा। ये क्या कहता है? ठीक है, नॉन लीनियर मॉडल की तरफ चलेंगे जो क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि एक सीधी सड़क नहीं है, जब भी हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं वो एक सीधी सड़क के रूप में हमें नहीं मिलेगी, वो तो बल्कि एक खुले मैदान के रूप में मिलेगी। कैसे? सूचना खोजना है तो सूचना खोज के दौरान हमें 3 प्रक्रियाएं करनी है। 3 प्रक्रिया अगर हम कर लेते हैं तो हम लास्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं। अब इनके द्वारा दी गई वो 3 प्रक्रिया कौन कौन सी थी, चर्चा करते हैं। आप कहेंगे मैम इन्होंने बोला था सबसे पहले खोलना है, ओपनिंग करनी है, किसे? यानी खुले दिमाग से खोज करनी है। जब आप खुले दिमाग से खोज करते हैं तभी तो आप किसी स्टेप पर आगे चलेंगे। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब हमने ओपनिंग की तो हम कह रहे हैं फिर सेकंड नंबर स्टेप इनके द्वारा, फोस्टर के द्वारा, ये मेरे द्वारा नहीं, फोस्टर के द्वारा कहा गया कि आप अभिविन्यास की तरफ पहुंचेंगे, ओरिएंटेशन। यानी ये समझना है कि आप कहाँ हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर आपको ये करना है तो ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा, ओरिएंटेशन, यानी आप क्या करना चाहते हैं। फिर हम तीसरा कहते हैं कि भाई इनके द्वारा कहा गया तीसरे नंबर का स्टेप, जो कि एक थर्ड नंबर की प्रोसेस थी, जो दिखाती है समेकन करना, यानी कंसोलिडेशन। क्या कहा? अब ये कंसोलिडेशन में क्या कहा गया है, यहाँ बोला है कि जो हमारे यहाँ पर मिली गई जानकारी है उस जानकारी को हमें समझना है और उसे समझकर अपनी जो प्रेजेंट टाइम की समझ है उस समझ के साथ में हमें उसे कनेक्ट करना है। ये होता है कंसोलिडेशन, समेकन करना अपनी मौजूदा समझ के साथ में, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के साथ में अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये होता है अपना कंसोलिडेशन। और इतना करने के बाद में तो हम उसकी तरफ पहुंच ही जाते हैं, है ना? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। सूचना खोज व्यवहार एक कलाकार की पैलेट की तरह है जिसमें गतिविधियां पूरी प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध रहती हैं। यानी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं लेकिन उस कंप्लीट प्रोसेस के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने खोलना स्टेप लिया, फिर हमने ओरिएंटेशन लिया और हमने समेकन बोल दिया। ये अपने फोस्टर के द्वारा दिया गया एक नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यानी ये खुले मैदान के रूप में इन्होंने माना था। अब यहाँ बात की है भाई, पहले मूल प्रक्रियाएं दी यानी कोर प्रोसेसेस, उसके बाद में इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप, मूल प्रक्रियाएं तो ये हैं, लेकिन कोर मूल प्रक्रियाओं के अलावा अगर हमें कॉन्टेक्चुअल लेयर देखनी है तो उस कॉन्टेक्चुअल लेयर में ये आ जाती हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉग्निटिव अप्रोच देखेंगे, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। या तो आप इधर देखें या आप इधर देखें, सेम चीज है ना? लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्टेक्चुअल लेयर में, कॉन्टेक्चुअल लेयर में यानी प्रासंगिक। ठीक है, प्रासंगिक जब हम लेयर की बात करते हैं तो इन तीनों की चर्चा करते हैं। एक कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें देखना है। एक हम कहते हैं इंटरनल, एक हम कहते हैं एक्सटर्नल। इनके द्वारा हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होने में पूरी तरह मदद मिलती है। ये जो दिया गया मॉडल था ये किसका था? इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के लिए ही दिया गया है, सूचना खोज व्यवहार के लिए दिया गया है, लेकिन एक कलाकार की पैलेट की तरह होता है ना? कलाकार की पैलेट की तरह मतलब कोई डांस करने वाला कोई कलाकार है, उसे इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कैसे कैसे उन्होंने प्रक्रियाएं की, किस प्रकार से उन्होंने ये समझा और इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस्ड किया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, और कुछ भी है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर हमें आपने बहुत कुछ बताया है, अभी तक तो हमने क्या और कैसे पर चर्चा करी थी कि ये चीजें कैसे हुई या फिर ये क्या है ना? हमने इन पर ही चर्चा की है, लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? क्या उस क्यों का कोई आंसर देने वाला मॉडल है?
तो फिर आप जाएंगे ब्रेंडा डार्विन के द्वारा दिया गया सेंस मेकिंग मॉडल, है ना, ब्रेंडा डार्विन के द्वारा दिया गया सेंस मेकिंग कॉन्सेप्ट जो क्या दिखाता है वो हम चलेंगे अभी एक बार के लिए। आप सभी ध्यान देना। देखिए यहाँ ये ब्रेंडा डार्विन के द्वारा दिया गया है। अभी मैं थोड़ी सी चर्चा करती हूँ आपसे। केवल यह नहीं कि उपयोगकर्ता क्या करते हैं, सिर्फ क्या और क्यों पर बात नहीं करनी, सॉरी, क्या करते हैं या कैसे करते हैं इस पर बात नहीं करनी हमें, तो बल्कि वे क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, इन पर बात करनी है। और ऐसा करने वाला ब्रेंडा डार्विन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। और ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है उसी को हम चर्चा करेंगे। यहाँ ये ब्रेंडा डार्विन ये कहते हैं कि सूचना एक वस्तु नहीं है बल्कि एक मानवीय उपकरण है, ह्यूमन टूल के रूप में है ना। ये क्या कहते हैं, जिसका उपयोग अव्यवस्थित वास्तविकता का अर्थ निकालने के लिए किया जाता है। जब ऐसा इंडिकेशन हमें मिल जाता है तो क्या दिखाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये एक मानवीय उपकरण के रूप में दिखाता है कि जिसका उपयोग अव्यवस्थित वास्तविकता का अर्थ निकालने के लिए किया जाता है। ये बात तो ठीक है। जब यहाँ पर हम इस मॉडल की चर्चा कर रहे हैं तो ये मॉडल बाकी सभी से अलग कैसे है? ये इसलिए अलग है क्योंकि बाकी सभी मॉडल में सिर्फ प्रोसेस की चर्चा हो रही थी, लेकिन ये तो इंटरनल सिचुएशन को इंडिकेट करता है, ये तो आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। और जब आंतरिक स्थिति को दर्शाने वाला कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने साझा कर दिया जाए इंटरनल सिचुएशन का, तो फिर वही कॉन्सेप्ट तो हमारा ये ब्रेंडा डार्विन का आता है। बिल्कुल। अब ठीक है, हमने मान लिया इस बात को कि ब्रेंडा डार्विन के द्वारा दिया गया ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, जिन्होंने किस पर ध्यान केंद्रित किया था, अपने आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था, इंटरनल सिचुएशन पर इंडिकेशन दिया था। ठीक है, ब्रेंडा डार्विन ने इसे एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। कैसे प्रेजेंट किया था? एक ट्राइंगल के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप ही स्थिति था, सिचुएशन। ये क्या है, ये स्थिति क्या है? ये हमेशा हमें एक स्थिति को दिखाया जाता है कि हम एक स्थिति में हैं, है ना। और उस स्थिति में है जो हमें एक सवाल या फिर एक उलझन या फिर एक रुकावट महसूस करा रही है। डार्विन महोदय यही कह रहे थे। ब्रेंडा डार्विन महोदय ने बोला था कि सबसे पहले हम उस स्थिति में होते हैं जो एक सवाल या फिर एक उलझन या फिर एक कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे दिमाग में थोड़ा उलझन महसूस कराती है, रुकावट महसूस कराती है उस काम को कराने में। तो यहाँ फिर दूसरा स्टेप दिया उन्होंने गैप का। ये गैप क्या होता है? ये गैप क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे मैम गैप तो एक अंतर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि हमें इसी अंतर को बांटने के लिए यहाँ पर उपयोग करना है एक पुल के रूप में, है ना भाई। जो हमारी रुकावट थी इस स्थिति में, उस स्थिति में रुकावट को एक गैप इंडिकेट करता है। अब इस गैप को खत्म करना है, इस स्थिति से हमें परिणाम की तरफ जाना है। तो भाई क्या होगा, एक पुल के रूप में काम करेंगे, एक पुल के रूप में काम करेंगे। तो फिर कैसे हम उस वांछित परिणाम तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, उस हम रिसर्च रिजल्ट तक पहुंचने का पूरी तरह काम करते हैं जब उस गैप को कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। समझ गए? अब बात ठीक है, ये मॉडल क्या इंडिकेट करता है? ये मॉडल तो हमें ये समझाता है कि जानकारी सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, बल्कि उस जानकारी से अर्थ कैसे बनाना है, अर्थ कैसे निकालना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका रिजल्ट कैसे प्रोसेस करना है, उन सभी को एक स्टेप में दिखाने के लिए दिया गया है। अब देखिए सिचुएशन यहाँ क्या इंडिकेट करता है? समय और स्थान में एक संदर्भ, यहाँ जहाँ उपयोगकर्ता खुद को पाता है वो एक स्थिति होती है। गैप क्या है? इस स्थिति में जो बाधा आ रही है, जो यहाँ तक पहुंचने में हमें दिक्कत महसूस करा रही है, जो बाधा उत्पन्न करा रही है, जो बढ़ने नहीं दे रही, जो हमें रोक रही है, वही है अपना गैप।
ठीक है। फिर हम कह रहे हैं आउटकम यानी परिणाम, सेंस मेकिंग प्रक्रिया के परिणाम जो गैप को पाटने में मदद करते हैं। ब्रेंडा डार्विन महोदय ने सेंस मेकिंग के जरिए यही तो कहा था कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो होता है जो उस गैप को खत्म कर देता है। फिर हम आराम से उस रिजल्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना। चलिए, इतना सब कुछ करने के बाद में अब हम आते हैं, आपको याद रखना है इस ब्रेंडा डार्विन महोदय के 3 स्टेप्स को, जिन्होंने ट्रायंगल के बारे में चर्चा की थी। ठीक है ना। ट्रायंगल के बारे में चर्चा करने के बाद में हम किस मॉडल की तरफ पहुंचेंगे, तो आप सभी एक और मॉडल का नाम जानेंगे कि आप कहेंगे मैम इतने सारे मॉडल पढ़ने के बाद में हमें अब भी ये महसूस हो रहा है कि आज के डिजिटल युग में हम जानकारी को कैसे प्राप्त करें। क्या हमें आज भी किसी से पूछना चाहिए या किसी के लिए बैठना चाहिए कि भाई वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आज तो डिजिटल युग है। और अगर इस समय पर भी हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्या किसी ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है, कोई ऐसा मॉडल पेश किया है जो डिजिटल युग के समय हमें कोई ऐसी सूचना पर या वेब पर कुछ समझाया जाए या जोड़ा जा सके। बिल्कुल, आप सभी एक मॉडल की तरफ चलेंगे और वो मॉडल है चू का मॉडल। ठीक है। चू महोदय के द्वारा दिया गया एक मॉडल जो हमें आधुनिक मॉडल की तरफ ले जाता है, आधुनिकता की तरफ ले जाता है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण नजर कराता है। देखिए आप एक बार के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बोले गए हैं। आधुनिक दृष्टिकोण यानी रेखिकता को चुनौती देना। आज की सूचना दुनिया में खोज शायद ही कभी एक सीधी रेखा में हुई हो, इसीलिए तो यहाँ पर नॉन लीनियर नाम दिया था, यानी उपयोगकर्ता चरणों के बीच आगे पीछे हो सकते हैं। बिल्कुल। एक यहाँ नाम दिया है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। खोज एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, सीधी सड़क नहीं होती। माना था ना आपके सामने, बिल्कुल एक मॉडल पेश किया। यहाँ खोज यानी कॉन्टेक्स्ट के रूप में, संदर्भ के रूप में बाहरी और आंतरिक कारक खोज को लगातार आकार देते हैं, ऐसा ही तो कहा गया है। बिल्कुल, बाहरी और आंतरिक कारक हमें फॉस्टर के नियम के अनुसार लगातार आकार देते रहते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं डिजिटल युग की तरफ, जो चू के मॉडल को इंडिकेट करता है। वेब पर खोज को 4 मुख्य तरीकों में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसा कहने वाले थे चू महोदय, है ना। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एलिस और इर्रेगुलर के काम को विस्तार कर दिया। कैसे, यहाँ नाम दिया है उन्हें अनडायरेक्टेड व्यूइंग यानी अनिदेशित अवलोकन। आकस्मिक ब्राउजिंग करनी है, कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, तब मैं एक बार के लिए मेरी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको ग्राफ्स के बारे में या पिक्चर्स के बारे में समझाया गया है, तो आप मेरे मुंह से जब इसके बारे में समझेंगे तो आराम से समझ पाएंगे। यानी चू महोदय ने 4 कॉन्सेप्ट पर बात की थी, 4 तरीकों पर बात की थी, 4 स्टेप पर बात की थी। कैसे, इन्होंने सबसे पहले अवलोकन की चर्चा की थी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं मतलब हमने यूं ही देखना शुरू किया, किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, हम सिर्फ इस चू महोदय की डिजिटल वातावरण पर बात कर रहे हैं। वेब पर सूचना खोज को कैसे समझना है, हम कैसे सूचना खोज कर सकते हैं, सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं। इनके लिए कुछ स्टेप्स इन्होंने दिए। यानी मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं सिर्फ बस ऐसे ही मोबाइल चला रही हूँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम रील्स देख रही हूँ या यूट्यूब पर कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, बस हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपना फर्स्ट नंबर स्टेप हो जाता है। फिर हम दूसरा कह रहे हैं कि दूसरे नंबर का स्टेप इन्होंने बताया कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशन, यानी एक शर्त रखी गई, एक शर्त रख के कि हमें अब इस टॉपिक पर ही सर्च करना है और हम किसी खास मुद्दे पर नजर रखते हुए काम कर रहे हैं, डिजिटल रूप में हम उसे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, किसी खास मुद्दा हमारे हाथ में है, मतलब दिमाग में है कि हमें इसी मुद्दे पर चर्चा करनी है। मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी तो मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि वो मेरे सिलेक्शन में मदद करेंगी, है ना। लेकिन उसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे, यानी प्रेजेंट टाइम पर आपको यही नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ एक खास मुद्दे को नजर रखते हुए सिर्फ सर्च कर रहे हैं। वो होता है अपना कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशन, जो चू महोदय ने बताया था।
लेकिन थर्ड नंबर स्टेप जिसे हम इनफॉर्मल सर्च बोलते हैं, अनौपचारिक खोज के रूप में जानते हैं, ये क्या होता है? ये तो किसी अविशिष्टता को नजर रखता है, यानी कि कोई क्वेश्चन है अपना, उस क्वेश्चन पर खोज करना है, लेकिन वो अनस्पेशल क्वेश्चन है। मैं कहूँ तो वो बहुत ज्यादा विशिष्ट नहीं है, स्पेशल नहीं है। उस क्वेश्चन पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दें, मान लीजिए अभी विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई है और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि विंटर वेकेशन में किस जगह पर घूमने जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो गूगल पर सर्च करके देख लेते हैं कि हमें इस जगह पर घूमने जाना चाहिए, तो आप उसे सर्च करेंगे। वो क्या है? एक इनफॉर्मल सर्च है, अनौपचारिक रूप से खोजी गई सूचना है। ये बात ठीक है, लेकिन वहीं 4 नंबर स्टेप भी बताया कि एक फॉर्मल सर्च होती है जिसे हम औपचारिक खोज के रूप में जानते हैं, यानी कि एक विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे हैं उसे हम औपचारिक खोज के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझें कि मैम ये फॉर्मल कौन सी होती है। तो आप सभी कहेंगे कि मान लीजिए आज मेरा पेपर है और उस पेपर को मुझे देना है और आज मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है क्योंकि मेरा सेंटर दिल्ली में है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं जाऊंगी कैसे। अब जाने के लिए कोई ट्रेन ढूंढेंगे। अब ट्रेन में मॉर्निंग में 8 बजे कौन सी कितने रुपए की टिकट हो रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च करेंगे उसे, क्योंकि आप डिजिटली सर्च कर सकते हैं, अभी आपके पास में ये फैसिलिटीज हैं। और जब ये आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो उसे हम फॉर्मल सर्च के रूप में जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार से चू मॉडल के द्वारा दिए गए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, एक हमने बोला अनडायरेक्टेड व्यूइंग, यानी हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिर्फ अनडायरेक्टिंग है। ठीक है। दूसरा हमने बोला कंडीशनड व्यूइंग है, यानी हम किसी शर्त पर सर्च कर रहे हैं कि एक खास मुद्दा अपने दिमाग में है, हम उस पर सर्च कर रहे हैं, व्यापक विषयों पर जानकारी के लिए देखना, लेकिन विशिष्ट दस्तावेजों के लिए नहीं देख रहे हम। फिर हम कहते हैं एक इनफॉर्मल सर्च करनी है, यानी डिजिटल युग में भी आप सर्च तो करेंगे, 4 स्टेप अपनाते हुए करेंगे, ऐसा चू महोदय कह रहे हैं। ठीक है। कब दिया था ये मॉडल? तो आप सभी के सामने ही है। चलिए यहाँ बात करते हैं फॉर्मल सर्च, औपचारिक खोज। अब ये औपचारिक खोज कौन सी है? तो आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है समझ पाए होंगे, और बहुत तरीके से आपको सभी चीजें समझ लेनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, चू मॉडल है, हाँ राइट आंसर है। चलिए यहाँ चू मॉडल की हमने बात की है, या फॉर्मल सर्च तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक संरचित प्रश्न को, यानी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें खोजी गई सर्च होती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये मॉडल कब विकसित किया गया था? तो 1998 में डेवलप किया गया। ये इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट अपनी तरफ चलते हैं कि मैम एक बात बताइए, ये जो सभी मॉडल आपने बताए हैं, इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से अगर हम देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है? तो फिर आपके लिए ये आप निकाला गया है, एक आपका एलिस मॉडल, जो कि व्यवहारिक मॉडल है, एलिस बिहेवियर मॉडल के रूप में जाना गया है, सूचना खोज व्यवहार मॉडल है, जिसे 1989 में विकसित किया गया, और इसमें 6 स्टेप अपनाए गए थे। आपको सब कुछ बता दिया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो कोइलुथाउ का मॉडल है, जिसे आपको 1991 में विकसित किया गया, और कोइलुथाउ के द्वारा भी 6 स्टेप बताए गए, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए पूरा याद रखना है। फिर एक हम क्या कहते हैं, डार्विन महोदय के द्वारा सेंस मेकिंग मॉडल दिया गया, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ट्रायंगल की चर्चा की थी, स्थिति की, और सिचुएशन के बाद गैप की, और गैप के बाद में हमें उसमें रिजल्ट तक, उस परिणाम तक पहुंचाने की। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। यहाँ इतनी क्लियर हो गई ब्रेंडा डार्विन की सेंस मेकिंग थ्योरी के बाद में एक फॉस्टर का नॉन लीनियर मॉडल भी आपको याद रखना है। और नॉन लीनियर मॉडल तो हमें यही तो इंडिकेट करता है कि सभी चीजें हमें एक रेखा में थोड़ी मिल जाती हैं,
है ना? तो उसके लिए हमें कुछ काम करना है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक चू महोदय का भी याद रख लेना, क्योंकि चू महोदय डिजिटल वातावरण को इंडिकेट करते हैं। और लास्ट नंबर स्टेप की तरफ पहुँच जाइए, जो आपको इंडिकेट करता है किस पर, इस पर, जो आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है? एक साथ आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें बोला है विल्सन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन बिहेवियर। कब दिया गया मॉडल है ये? विल्सन का तो भाई 1981 में दिया गया, टीडी विल्सन महोदय के द्वारा दिया गया। एलिस का मॉडल किसके द्वारा? डेविड एल्स के द्वारा दिया गया, 1989 में दिया गया। सीसी कुलथाउ का यानी कुलथाउ का सूचना खोज मॉडल कब दिया? तो आप कहेंगे सीसी कुलथाउ के द्वारा दिया गया, 1991 में दिया गया। ब्रेंडा डार्विन की सेंस मेकिंग मॉडल कब दिया गया? तो आप सभी कहेंगे मैम इन्होंने इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के लिए जो सेंस मेकिंग मॉडल दिया वो ब्रेंडा डार्विन महोदय के द्वारा 1998-99 में दिया गया था। एक हम कहेंगे चू का जो वेब पर सूचना प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मॉडल था वो कब पेश किया? सी डब्ल्यू चू के द्वारा दिया गया, 1998 में पेश किया गया था। फोस्टर का नॉन लीनियर मॉडल जो इज ए ई फोस्टर के द्वारा दिया गया, वर्ष 2004 में पेश किया गया था। ठीक है। क्रिक एलस का सूचना प्राप्ति मॉडल कब पेश किया गया? 1983 में पेश किया गया था। सिर्फ हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की दृष्टि से याद रखना था, यहाँ जेम्स क्रिक एलस के द्वारा ये दिया गया था। एक हमने चर्चा नहीं की थी जॉनसन के मॉडल की, इनको भी आप याद रख लेना। जॉनसन महोदय के द्वारा दिया गया था, 1987 में दिया गया था।